आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान डॉक्टर असगर वजाहत साहब हैं, जो कि हिंदी अदब, थिएटर और स्टोरी टेलिंग की दुनिया की एक अजीम शख्सियत है। आपकी राइटिंग में ह्यूमर भी है, पॉलिटिक्स भी, इंसानियत भी है और सोसाइटी के गहरे सवाल भी। असगर साहब के एक बहुत मशहूर प्ले जिसने लाहौर नहीं देखा पर एक फिल्म बंटवारा नाम से अभी तैयार हुई है और जल्द ही रिलीज होने वाली है। असगर साहब ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। व्यास सम्मान से सम्मानित डॉक्टर असगर वजाहत साहब का सफर लिटरेचर से सिनेमा तक, क्लासरूम से थिएटर स्टेज तक फैला हुआ है। ये इत्तेफाक था कि संतोषी साहब ने वो ड्रामा पढ़ा, मुझे बुलाया और लाहौर पर बनाने से पहले उन्होंने एक दूसरा ड्रामा मेरा पढ़ लिया था गांधी कोट से, तो उसके ऊपर फिल्म बना दी। तो ये फिल्म बताती है कि किसी कम्युनिटी के बारे में कोई इस तरह का ख्याल करना कि वो ऐसे होते हैं, वो गलत है बुनियादी तौर पर। कि जब इसका पहला शो हुआ दिल्ली में, तो कुछ सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो देख रहे थे, तो वो आए और उन्होंने कहा मुझसे कि देखिए, न तो आपका एक्सपीरियंस पार्टीशन का है, ना अभी तमीर साहब का है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया, शायद अनजाने में कर दिया, जो हमारे दिलों को छू गया। तो मैंने कहा कि देखिए, जो बड़े काम होते हैं वो शायद अनजाने में ही होते हैं। तो किसी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उर्दू के जो हेड थे, उनसे ये शिकायत कर दी कि भाई राय साहब काम नहीं करते और वहाँ आते हैं, दोस्तों को जमा करके चाय पीने चले जाते हैं। किसी भी आर्ट के क्रिएशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक स्कॉलर हों, ये जरूरी नहीं है कि आप उस तरह से जैसे कोई क्रिटिक उसको पढ़ता है वैसे आप पढ़ें, बल्कि आपका नजरिया क्रिएटिव होना चाहिए। आपका नजरिया जो है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कि लोग कहते थे कि मजाज के बाद अगर अलीगढ़ ने किसी को प्यार दिया है, किसी को चाहा है, तो वो राही साहब को चाहा है, राही मासूम। कहीं मैंने पढ़ा था, पता नहीं कितने हजार किताबें रोज थे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने एक बड़े पब्लिशर से पूछा, मैंने कहा भाई सुना है मैंने कि, तो उसने कहा कि ये 12,000 किताबें रोज तो हम छापते हैं। मैं आमतौर से उन इलाकों में जाना पसंद करता हूँ जहाँ लोग एज ए टूरिस्ट नहीं जाते, जहाँ लोग टूरिस्ट के तौर पर नहीं जाते, वहाँ मैं जाऊंगा तो मुझे जिंदगी में लोग मिलेंगे। टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर तो टूरिस्ट मिलते हैं, अगर मैं दरबार में जाऊंगा तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूँ। तो ये कितना बड़ा काम था उस जमाने में एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का। तो ये बातें हैं, इसलिए मैंने वो ड्रामा जो है महाबली लिखा। ये फिल्म उसी तरह से एक लैंडमार्क मानी जाएगी, अभी नहीं लेकिन 20 साल के बाद। क्यों मानी जाएगी ये मैं आपको बहुत डिटेल से मैं बता सकता हूँ। डॉक्टर असगर वजाहत साहब, यू आर मोस्ट वेलकम टू बियॉन्ड द स्पॉटलाइट। जनाब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपके जरिए आपके चाहने वालों से मुखातिब हो सकूं। और ये बड़ी खुशी की बात है। जाहिर सी बात है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना और उनकी बात को सुनना, दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो अब आप फरमाएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। हाजिर हूँ। असगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले आपको आपकी फिल्म बंटवारा की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिल्म बनने में काफी वक्त लगा, कैसा रहा ये पूरा सफर? देखिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया था पहले भी कि ये एक ख्वाब था, ये एक ड्रीम था, जो तकरीबन 12-13 साल से राजकुमार संतोषी साहब और मैं इसको देख रहे थे। और ये कोशिश रही है संतोषी साहब की कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर ये फिल्म बने। इसलिए कुछ दुश्वारियां सामने आ रही थी। हम सब जानते हैं कि किस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर अ, ज्यादा फाइनेंस जो है वो जुटता है, ज्यादा रिसोर्सेज आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि ये सीरियस सब्जेक्ट हैं और इनकी शायद उतनी कदरदानी नहीं होगी। तो पता नहीं क्यों ये गलत फहमी थी लोगों को, जबकि ये ड्रामा जो है ये बहुत मकबूल है। ड्रामा पूरी दुनिया में ये होता रहा है, अभी भी हो रहा है।
और अब बहरहाल सूरत हाल ये रही कि फिर आमिर साहब जो है, आमिर खान साहब, उन्होंने ये सब्जेक्ट सुना और वो तैयार हुए और ये फिल्म बन के तैयार है। तो इसमें तीन चार लोगों की कोशिशें, यानी मेरा तो सब्जेक्ट है, राजकुमार संतोषी साहब ने अपना पूरा जो उनकी क्रिएटिविटी है वो उसमें डाली है। और उसके बाद आमिर साहब जिस तरह से कहे जाता है जो परफेक्शनिस्ट हैं, तो उन्होंने भी इसको अपने एंगल से, अपने नजरिए से इसको देखा है। तो ये इसकी जर्नी रही है। और अब तक ट्रेलर को बहुत लोगों ने सराहा है, पसंद किया है, और उम्मीद है कि फिल्म को भी बहुत पसंद किया जाएगा। ट्रेलर जो है वो ट्रेनिंग पे है। कई लाख लोगों ने उसको देख लिया है। और जहां तक आपने कहा बड़ी फिल्म, अब इससे बड़ी फिल्म का तस्वर नहीं है बॉलीवुड में। एक सुपरस्टार उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया है, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, तो सब कुछ अपने जो है वो बेहतरीन मरहले में है। असद साहब, राजकुमार संतोषी साहब और फिल्म की कास्ट के बारे में बताएं, कैसा रहा इनके साथ काम करने का आपका तजुर्बा? राजकुमार संतोषी साहब मेरे ख्याल से एक जीनियस क्रिएटिव हैं। एक क्रिएटिव होता है आदमी और एक जीनियस क्रिएटिव होता है। तो वो जीनियस क्रिएटिव हैं। उनकी क्रिएटिविटी का जो एक तरह से फैलाव है, ये हम कह सकते हैं कि जो उसका एरिया है उनकी क्रिएटिविटी का, तो वो बहुत बड़ा एरिया है। बहुत से लोग होते हैं कि सिर्फ वो सोशल सब्जेक्ट्स में बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ कॉमेडी में हो सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो हिस्टोरिकल में हो सकते हैं। लेकिन संतोषी साहब की खूबी ये है कि उन्होंने हर तरह के जनर में बहुत उम्दा किस्म का काम किया है। यानी उन्होंने पॉपुलर सिनेमा से लेके भगत सिंह से लेकर के और गांधी गोडसे तक जो फिल्में बनाई हैं, तो उसमें इतना बड़ा रेंज है उनकी क्रिएटिविटी का कि वैसा रेंज आमतौर से देखने के लिए मिलता नहीं लोगों को। क्योंकि लोगों के जो क्रिएटिव एरियाज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और इनके बहुत फैले हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये पेपर के ऊपर काम करने की अहमियत को जानते हैं। क्योंकि ये गोविंद दहलानी के स्कूल के आदमी हैं और श्याम बेनेगल के स्कूल के आदमी हैं, तो उनको पता है कि पेपर पर जो काम किया गया है उसकी कितनी अहमियत है। तो इनके साथ काम करने का मतलब ये होता है कि एक स्क्रिप्ट को, एक सीन को कम से कम 10 बार रिवाइज किया जाता है। और हर बार जो है वो उसमें बेहतरी साबित होती है। तीसरी इनकी जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खूबी है कि ये एक्शन को और इमोशन को और आइडियाज को, तीनों को ये मिलाते हैं। तो ये तीन बहुत बेसिक फैक्टर हैं जो दर्शक को, जो पढ़ने वाले को, जो सुनने वाले को, देखने वाले को आकर्षित करते हैं। ये तीनों फैक्टर इनकी इनके काम में आके मिल जाते हैं, जिससे बड़ा जबरदस्त असर पैदा होता है। तो इस फिल्म में भी यही हुआ है कि जो उनकी क्रिएटिविटी है उसने एक्शन को, आइडिया को और इमोशन को, तीनों को उसने जोड़ा है। नहीं, बिल्कुल उनकी सलाहियतों का हमें अंदाजा है। बहुत कमाल का सिनेमा उन्होंने बनाया है पिछले दिनों। और बंटवारा के जो विजुअल्स हैं वो बहुत कुछ खुद अपने आप में जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। आई विश कि जिस तरह से आपका प्ले पूरी दुनिया में फैला, लोगों ने देखा, सराहा, उससे ज्यादा जो है इस फिल्म को पसंद किया जाए, सराहा जाए। और आई एम श्योर ऐसा ही होगा। कब ये आपको लगा कि आपको स्क्रीन राइटिंग की तरफ जाना है? फतेहपुर से निकलकर आप अलीगढ़ पहुंचे और राइटिंग, तो ये कब शुरू हुआ और कब, क्या लम्हा था जब आप राइटिंग की तरफ जो है वो झुके? देखिए, ये बात जो है वो काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुरानी है। जी। अ, अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था तो
मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे मुजफ्फर अली। मुजफ्फर अली, अच्छा। जी। जिन्होंने बाद में उमराव जान बनाई। जी। तो ये अपनी पहली फिल्म जब बना रहे थे गमन, तो उस जमाने में इन्होंने मुझसे कहा कि भाई गमन के स्क्रिप्ट लिखना है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं कहानियां लिखता हूँ, ड्रामे लिखता हूँ, लेकिन फिल्म स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं मालूम। तो ये हम्म। कैसे लिखी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि इसकी फिक्र मत करो, केतन मेहता मेरे साथ हैं। केतन हम्म। मेहता उस जमाने में इंस्टीट्यूट से, पूना इंस्टीट्यूट से वो फारिग हो करके आए थे बम्बई, और मुजफ्फर के साथ उस जमाने में वो काम करते थे। तो मैंने केतन मेहता के साथ मिल करके गमन की स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया था। तो वो पहला तजुर्बा था स्क्रिप्ट लिखने का, फिल्म स्क्रिप्ट लिखने का। और उसके बाद फिर उनकी और दूसरी जो फिल्में थी, आगमन उनकी फिल्म बाद में बनी। दो फिल्में उनकी ऐसी लिखी कि जो पाइपलाइन में रही, बन नहीं पाई हैं। एक तो जूनी बड़ी मशहूर उनका उनका प्रोजेक्ट था कश्मीर के ऊपर, उसकी स्क्रिप्टिंग की थी मैंने पूरी। और एक दामन नाम की फिल्म थी जो अ, वाहिद चौहान साहब के साथ वो बना रहे थे, वो भी मुकम्मल नहीं हो पाई। तो ये रहा। उसके बाद फिर मैंने खुद कुछ प्रोग्राम बनाए दिल्ली दूरदर्शन के लिए, एक 13 एपिसोड का सीरियल वो बनाया भी, लिखा भी। और फिर ये सिलसिला चलता रहा धीरे धीरे। लेकिन कभी बम्बई आके पूरी तरह से फिल्म राइटिंग को, मतलब मेन कैरियर बनाने के लिए मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मेरा अपना कैरियर था राइटिंग का, टीचिंग का। तो राइटिंग और टीचिंग को छोड़कर ऐसा नहीं लगा मुझे कभी कि मैं बम्बई चला जाऊं और उसमें फिल्म राइटिंग को अपना कैरियर बनाऊं। ये इत्तेफाक था कि संतोषी साहब ने वो ड्रामा पढ़ा, मुझे बुलाया, और लाहौर पर बनाने से पहले उन्होंने एक दूसरा ड्रामा मेरा पढ़ लिया था, गांधी गोडसे। तो उसके ऊपर फिल्म बना दी उन्होंने, फिर उसके ऊपर बनाई। तो मेरे दो प्लेस के ऊपर वो फिल्में बन चुकी हैं। तो ये पूरा की पूरी जर्नी रही कि मैं कभी सेंटर पेज पे नहीं रहा, हाशिए के भी हाशिए के ऊपर रहा, जहाँ तक फिल्मों में राइटिंग का सवाल है। इसलिए कि मैंने उसको पूरी तरह से, मतलब अपने कैरियर के रहते हुए राइटिंग के और टीचिंग के, मुझे इतना वक्त मिला नहीं कि मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। बहुत अच्छा। आपने पूरा अपना सफर राइटिंग का हमसे शेयर किया। अजहर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपकी राइटिंग और आपके ख्यालों को कितना ज्यादा मुतासिर किया, और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी जिंदगी में? देखिए, अलीगढ़ एक जिसे वो मादर दरसगाह कहा जाता है। तो जो कुछ मैंने सीखा समझिए, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अलीगढ़ में सीखा। क्योंकि उस जमाने में वहाँ क्लासरूम से ज्यादा बड़ी जो टीचिंग है वो क्लासरूम से बाहर होती थी। और हम्म। उस जमाने में वहाँ उर्दू और हिंदी के इतने बड़े बड़े अदीब और शायर और नक्काद मौजूद थे, जो आपसी बातचीत और गुफ्तगू में ऐसी गहरी और बहुत अहम बातें करते थे जिनसे सीखने का बहुत मौका मिलता था। उस जमाने में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कैंटीन हुआ करती थी, जो शाम को स्टूडेंट्स के लिए बंद हो जाती थी। लेकिन वो असاتذہ के लिए, टीचर्स के लिए, मतलब जो शायर थे, जो अदीब थे, जो नावल निगार थे, उनके लिए खुलती थी। जो आर्टिस्ट थे उनके लिए वो शाम के बाद खुलती थी। क्योंकि कैंटीन के जो मालिक थे वो खुद शायर थे। तो वहाँ शाम को एक गोया लोग जमा हुआ करते थे, लोग जमा होते थे, जिसमें राही साहब आते थे, राही मासूम रजा, जिसमें शहरियार आते थे, जिसमें खलीलुर रहमान आजमी साहब आते थे,
और उस जमाने के जो बड़े उर्दू के शायर थे, अस्कर अंसारी साहब थे, मुनीबुर रहमान साहब थे, ये लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब शायरी और अदब को और लिटरेचर को और फाइन आर्ट्स को कई जावियों से देखा। तो इनसे जो गुफ्तगू वहाँ होती थी, जो सुनने को मिलता था, तो वो बड़ा अहम था। वो बड़ा अहम था। और दरअसल ट्रेनिंग जो है वो क्लासरूम की पढ़ाई से ज्यादा क्लासरूम के बाहर होती थी। तो उससे बहुत सीखने को और करने को मिला। अभी आपने जिन बड़ी शख्सियत का जिक्र किया, यकीनन वो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। आपके उनके कैसे मरासिम थे, और क्या क्या कुछ ऐसी बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जो आप ने उनसे सीखी, या उन्होंने आपको आपसे शेयर किया? देखिए ऐसा है कि शाम की जो वहाँ पर नशिस्तें होती थी, तो उसमें जिंदगी के बारे में, शेर व शायरी के बारे में, अदब और आर्ट के बारे में बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिस्कस होता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उर्दू या शायरी या अफसाना निगारी पे बातें हों, बल्कि फिल्म पे भी बात होती। और वो अच्छी फिल्म देखने के लिए हम लोग पूरे ग्रुप में जाते थे। जैसे मुझे याद है, तीसरी कसम देखने के लिए पूरा एक 15-20 लोगों का हमारा ग्रुप गया था। और उसके बाद हमने कई दिन तक उस फिल्म को डिस्कस किया था कि वो फिल्म कैसी है, क्या है, उसमें उसके क्या जाविये है, उसमें क्या गहराई है, वगैरह वगैरह। तो राही साहब और हिंदी में एक हुआ करते थे रविंद्र भरमर साहब, केपी सिंह साहब जो प्रोफेसर हुए बाद में, वो हिंदी के क्रिटिक थे। तो इन सब से गुफ्तगू होती थी। और कैंटीन के जो मालिक थे जावेद कमाल साहब, वो खुद बहुत बाकमाल शायर थे। तो शेर की नज़ाकत, शेर की खूबियाँ, और ऐसे शेर सुनाते थे जो सिलेक्शन के शेर नहीं है, कुल्लियात के शेर हैं। जैसे वो कहते थे कि मीर के शेर जो हैं वो सिलेक्शन के तो सभी लोग सुना देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं कुल्लियात का शेर सुना रहा हूँ। तो इस तरह से जो एक्सपोजर था वो शायरी में और नस्र निगारी में, दोनों में अ, काफी अच्छे पैमाने का, बड़े पैमाने का था। और कभी किसी नुक्ते पे बात होती थी, कभी किसी चीज से, कभी मान लीजिए कि बात हो रही है कि आइडियोलॉजी और आर्ट की क्या रिलेशनशिप है, कभी ये बात हो रही है कि जबान का, उर्दू और हिंदी दोनों को मिलाने से जो असर पैदा होता है वो क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है वहाँ डिस्कस होती थी सामने। जी, अब्दुल साहब, अभी आपने राही साहब का जिक्र किया। कल राही साहब की सालगिरह थी, और ये उनका सेंटेनरी ईयर है। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में उनके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्योंकि आपने खुद उनको बहुत करीब से देखा है, तो जरा राही साहब के बारे में, हमारे उन यंग जनरेशन को जिन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना है, जरा आप हमें राही साहब बताएं कि कैसे थे राही साहब, उनकी शायरी, उनका ओवरऑल परसोना, उनकी शख्सियत। जी। देखिए मैं जब अलीगढ़ पहुंचा, तो राही साहब उस जमाने में वहाँ पीएचडी कर रहे थे, उर्दू में पीएचडी कर रहे थे। क्या है? तो राही साहब का टॉपिक था फिलिस में होशरुबा में तहजीबी अनासिर। ये उनका सब्जेक्ट था जिसके ऊपर पीएचडी कर रहे थे। और उस जमाने में राही साहब की उम्र मेरे ख्याल से तकरीबन 30 के करीब रही होगी। बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई थी क्योंकि कहते हैं कि उनको टीबी हो गई थी, और इलाज कराने के सिलसिले में 2-3-4 साल उनके जाया हुए थे। और फिर वो पीएचडी करने के लिए जब यहाँ अलीगढ़ आए, तो मतलब एक अच्छी अच्छी खासी उनकी उम्र थी। और उनकी वहाँ पॉपुलैरिटी का ये आलम था
कि लोग कहते थे कि मजाज के बाद अगर अलीगढ़ ने किसी को प्यार दिया है, किसी को चाहा है, तो वो राही साहब को चाहा है, राही मासूम रजा। बहुत मकबूल थे। डिपार्टमेंट आते थे तो 11 बजे के करीब आते थे, और रॉ सिल्क की शेरवानी और बड़े पांचे का पैजामा, सलीम शाही जूते, रूखे सूखे बाल। उस जमाने में बालों में तेल डालना बड़ा मायूब माना जाता था। कंघी वंगी करना जो है वो भी अच्छा नहीं माना जाता था। तो सूखे उनके बड़े बाल, क्लीन शेव, और शेरवानी के बटन जो है वो कुछ खुले भी रहते थे। रिक्शे पे बैठ करके आर्ट्स फैकल्टी आया करते थे, और आर्ट्स फैकल्टी में डिपार्टमेंट में गए, और उनके जो मुरीद उनका इंतजार करते होते थे कि राही साहब आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो वो उन सब को ले करके अपने मुरीदों को, जिसमें काफी तादाद लड़कियों की होती थी, उनको ले करके वो कैंटीन जाते थे, और कैंटीन में उनकी 1.5-2 घंटे की मीटिंग होती थी। वहाँ चाय पी जाती थी, और दुनिया जमाने की बातें होती थी, अदब से लेके, आर्ट से लेके, फिल्म से लेके, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। और उसके बाद राही साहब 1 बजे के करीब लौट जाते। ये राही साहब का दस्तूर। तो किसी ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उर्दू के जो हेड थे, उनसे ये शिकायत कर दी कि भाई राही साहब काम नहीं करते, और वहाँ आते हैं दोस्तों को जमा करके चाय पीने चले जाते हैं। तो हेड हुआ करते थे आले अहमद सरूर, जो उर्दू के बहुत बड़े क्रिटिक थे। तो उन्होंने राही साहब से कहा कि भाई आपने काम अपना दिखाया नहीं, काफी दिन हो गए। तो राही साहब ने कहा साहब मैं कल आता हूँ, कल आपको दिखाऊंगा। तो कल हेड साहब के कमरे में दो चपरासी टीन के बड़े बड़े बक्से लेकर के पहुंचे, और वहां रख दिए गए। और हेड साहब ने कहा भाई ये क्या है, ये क्या है, ये बक्से कैसे आ गए। तो पीछे पीछे राही साहब आए। राही साहब ने कहा साहब ये मेरा काम है, ये मेरे नोट्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ भाई, ले जाओ ले जाओ। मतलब, तो उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं राही साहब से कि भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, काम दिखाओ। तो राही साहब की पूरी शख्सियत जो है, और वो उनका काम था, बहुत बड़ा काम था। एक और वाकया है जो कि बहुत आई ओपनिंग है। एक साहब हुआ करते थे अलीगढ़ में, जो शायरी करते थे। बहुत सीधे साधे शरीफ आदमी थे, बहुत वक्त पर आना, वक्त पे जाना, और उन्हें किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न समाज में ना लोगों में। शायरी करते थे बस, राही साहब को दिखाते थे। तो राही साहब उनकी एक तरह से एक जैसे बेजान शायरी सुनते सुनते वो पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम शायरी नहीं कर सकते हो, तुम मत किया करो शायरी। तो उन्होंने कहा अरे राही साहब ये कैसे आप कह रहे हैं कि मैं शायरी नहीं कर सकता। राही साहब ने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम इतने अच्छे आदमी हो कि उतना अच्छा आदमी जो है वो शायरी नहीं कर सकता है ना। तुम्हारे तजुर्बे कुछ नहीं है, तुम कहीं जाते नहीं, आते नहीं, किसी से मिलते नहीं, जुलते नहीं। तुम्हारा दायरा बहुत छोटा है, घर गए आ गए, खाना खाया सो गए, है ना। भाई जब तुम्हें तजुर्बे नहीं होंगे तो तुम शायरी क्या करोगे। तो अब देखिए कैसे पते की बात कही उन्होंने। तो ये चीजें होती थी कि भाई जिंदगी से आप जितना करीब हैं, तो आप उतनी अच्छी आर्ट करेंगे, उतना अच्छा काम करेंगे, उतनी अच्छी तकलीफ करेंगे जितना जिंदगी से आप करीब हैं। तो ये लोग थे। और शहरयार साहब थे, शहरयार साहब जी। उस जमाने में उनका पहला मजमुआ छपा था, अ, जब अलीगढ़ में, ये सन 68 की बात है। उनकी गजलों की बड़ी धूम थी उस जमाने में। और एक नए किस्म का उनका लहजा था, नए किस्म का उनका तरीका था, नए किस्म की सेंसिटिविटी थी। तो उसका नाम था उनके पहले कलेक्शन का इसमें आजम, इसमें आजम। तो इसके अलावा
जो वहाँ पर एम एफ हुसैन आया करते थे। एम एफ हुसैन ने वहाँ एक म्यूरल बनाया था अलीगढ़ में। तो उनके साथ बैठकें होती थी, उनके साथ मीटिंग होती थी। वहाँ पर आर्ट क्लब और वेस्टर्न म्यूजिक क्लब और थिएटर क्लब सब, मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी वहाँ इसमत चुगताई आती थी। हम्म। इसमत चुगताई अलीगढ़ में एक उर्दू उर्दू अफसाने के सेमिनार में आई हुई थी। तो उस सेमिनार में उन्हें बोलना था। तो उससे पहले सुरूर साहब जो थे, प्रोफेसर आले अहमद सुरूर, वो बोलने खड़े हुए और बहुत ही उन्होंने स्कॉलरली स्पीच दी उर्दू ड्रामे के ऊपर। उर्दू ड्रामे के हर अंसर के ऊपर, हर पहलू पर उन्होंने बहुत गहरी रोशनी डाली। एनालाइज कर दिया उन्होंने ड्रामे की एक एक रगो रेशे को। इसके बाद इस्मत आबा बोलने खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि देखिए, अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में जितना सुरूर साहब जानते हैं उसका तो मैं एक रत्ती भी नहीं जानती। तब ये सुरूर साहब एक अच्छा सा अफसाना क्यों नहीं लिख देते? एक अच्छा सा अफसाना ही लिख दें, इतना ज्यादा जानते हैं अफसाने के बारे में। तो अब यहाँ भी बात बहुत गहरी है। बात गहरी ये है कि किसी भी आर्ट के क्रिएशन के लिए, है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक स्कॉलर हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी इस उस तरह से, जैसे कोई क्रिटिक उसको पढ़ता है वैसे आप पढ़े, बल्कि आपका नजरिया क्रिएटिव होना चाहिए। आपका नजरिया जो है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये सब सीखने को मिलता था वहाँ। और ये सारे लोग थे, ऐसा पूरा माहौल था। एक चीज आप में और रईस साहब में कॉमन है, बल्कि कई चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक चीज कि आप दोनों लोग उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं और आप हिंदी के हिमायती रहे और आपने हिंदी में लिखा। इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त उर्दू घराने से हो करके हिंदी में लिखना, हिंदी की बात करना, हिंदी की वकालत करना, ये कैसा था? और आपने क्या इसमें कुछ लोगों को जो है फेस करना पड़ा? कुछ ऐसी चीजें रही जो आप शेयर करना चाहें? देखिए देखिए, ऐसा है कि जो रही साहब का कहना था, रही साहब का कहना ये था कि स्क्रिप्ट से जुबान नहीं बदलती। हम्म। स्क्रिप्ट से जुबान नहीं बदलती है। मैं लिखता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ लिखूं। हम्म। और उसको मैं देवनागरी में लिखता हूँ। तो जबान हम्म। मेरी वही है, जबान नहीं बदली है, जबान मेरी वही है। और मैं क्यों लिखता हूँ? मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये और लोगों तक, बड़े लोग, ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी और नौजवान लोग भी उसको पढ़ेंगे, जो अब उर्दू नहीं जानते, है ना, उर्दू अब नहीं पढ़ते। उन नौजवानों को कम से कम वो जबान मिलेगी, वो कल्चर मिलेगा, वो वैल्यूज मिलेंगी जो हम उनको देना चाहते हैं। वो हिंदी में लिखने से उन तक ज्यादा अच्छी तरह पहुंचेंगी। उनका ये मानना था। उन्होंने इसमें बहुत से मजमून भी लिखे इसी बारे में कि स्क्रिप्ट जो है वो जबान नहीं होती है ना। स्क्रिप्ट आप अगर बात फर्ज कीजिए कि मैं अगर उर्दू या हिंदी रोमन में लिखूंगा तो वो जो है अंग्रेजी नहीं हो जाएगी, है ना, वो हिंदी या उर्दू ही रहेगी। दूसरी बात ये थी कि बदलते हुए माहौल में अगर आप ये चाहते थे कि आपकी अफसाना या आपका नॉवेल या आपकी शायरी लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए, तो उसमें उर्दू जानने वालों की तादाद बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। पाकिस्तान बनने के बाद ये हालत थी कि पढ़ाई उर्दू की बंद हो गई थी, किताबें छपना बंद हो गया था, अखबारात बहुत कम हो गए थे, स्कूलों में पढ़ाई खत्म हो गई थी। तो अब सवाल था कि उर्दू का शायर या अदीब जो है वो कुछ कहना चाहता है, लोगों को एड्रेस करना चाहता है, तो वो कैसे उन तक पहुंचेगा? अच्छा, हिंदी की जो लिपि है वो चूंकि पहले दर्जे से वहाँ स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी थी, तो हिंदी की स्क्रिप्ट जो है वो सारे लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो यंग जनरेशन है उसमें राही साहब की जो मकबूलियत है वो आप देखिएगा कि बहुत है। वो बहुत मकबूल हैं यंग लोगों में, क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ा है।
उसमें हिंदी हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये दरअसल सूरत हाल रही। और मैंने भी जो है वो, मुझे याद है कि पहला अफसाना मैंने लिखा था, तो पहला अफसाना मेरा उर्दू में था। वो हॉस्टल से एक अखबार निकलता था, शहर तमन्ना, तो उसमें वो छपा था। फिर किसी ने कहा कि इसको हिंदी में भी कर दो, तो ये हिंदी में भी छप जाएगा। तो हिंदी में भी ये छपा। तो मुझे हिंदी के लोगों की रिएक्शन ज्यादा आए, उनका रिस्पांस बहुत था कि भाई हमें पढ़ा, हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा। उर्दू में वो रिस्पांस, वो रिएक्शन कम था। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं पढ़ने वालों के लिए लिखता हूँ, मैं लोगों के लिए लिखता हूँ जो रीडर है। तो रीडर अगर, जहाँ हमको बड़ा रीडर मिलेगा, ज्यादा रीडर मिलेगा, वो हमारे लिए अच्छी बात है। और फिर हम अपनी जबान को नहीं बदल रहे, स्क्रिप्ट जो है वो ऐसी है कि जो ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हिंदी में लिखना शुरू किया। बिल्कुल। एक तरफ राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र साहब जैसे लोग थे जो उर्दू के हिमायती थे, एक तरफ डॉक्टर आई मासूम रजा साहब और आप जैसी शख्सियात थे जो कि हिंदी की तरफ जो है वो झुक रहे थे और हिंदी में लिख रहे थे। तो शायद आपने बहुत अच्छा कहा, और ये शायद ही किसी और ने डिस्कस किया कि पोस्ट पार्टीशन शायद ये एक जो माहौल बना मुल्क में, शायद उसकी वजह से दूर अंदेश आप सभी लोगों ने सोचा कि नहीं, इस वक्त हिंदी में काम करना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी जैसे कि आपने कहा, और इसलिए आपने जो है हिंदी को चुना। हाँ देखिए, जो जो पुरानी नस्ल थी, कृष्णचंद्र थे, ख्वाजा अहमद अब्बास थे, और इस्मत चुगताई थी। तो ये लोग तो मतलब उर्दू में इस वगैरह रचे बसे थे। और उर्दू की इतनी बड़ी ट्रेडिशन इनके साथ थी। और इनके रीडर भी उस जमाने में भी थे, कम जरूर हो गए थे, लेकिन थे इनके रीडर। और मेरे ख्याल से इनके लिए मुमकिन भी नहीं था, ये शायद ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम उर्दू के अलावा, उर्दू रस्म अल खत के अलावा और किसी आ, उसमें लिपि में लिखेंगे। तो लेकिन राही साहब का जमाना ये था कि चीजें बदल रही थी। तो जब चीजें बदलती हैं तब उनको बदलना थोड़ा सा आसान होता है। तो वो चीजें बदली, और उसके बाद आप ये देखिए कि आज उर्दू की किताबें हिंदी स्क्रिप्ट में ज्यादा पढ़ी जाती हैं। बिल्कुल। आज उर्दू का बड़ा से बड़ा शायर और अदीब ये चाहता है कि उसकी किताब हिंदी में आए। क्यों? हम्म। कि उसको जो बड़े लेवल का रीडर मिलता है, बिल्कुल। वो ऑल इंडिया लेवल पर जा ही नहीं सकता है अगर वो हिंदी में नहीं छपा। हम्म। तो बड़े बिल्कुल से सही। बड़ा शायर जो है वो हिंदी में अपने कलाम को छपवाता है। शमसुर रहमान बिल्कुल। फारूकी साहब का नॉवेल कई चांद थे सरे आसमां, ये हिंदी में ज्यादा बिका, हिंदी में इसकी सेल ज्यादा है। हम्म। उर्दू शायरी हिंदी में जितनी बिकती है उर्दू में नहीं बिकती। तो अब वो यही हम्म। कहते थे कि जबान बचा लो या लिपि बचा लो, जबान जबान बचा लो या रस्म खत बचा लो। तो रस्म खत अगर बच भी गया तो हम्म। उसको कोई पढ़ने वाला तो है नहीं। है ना? हम्म। तो इसलिए हमें वक्त के साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें फायदा भलाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। अजहर साहब, आपने 1960 में लिखना शुरू किया, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका जो पहला नॉवेल जो है उस दौरान आया। उस वक्त हिंदी लिटरेचर और आज के हिंदी लिटरेचर में क्या लगता है, क्या खास डिफरेंस है, क्या बदला है इन इतने सालों में? देखिए, मेरे ख्याल से बाजार ने बहुत असर डाला है, मार्केट में। हम्म। हमारे जमाने में बाजार का इतना असर नहीं था। हमारे जमाने में दो किस्म के राइटर हुआ करते थे। एक राइटर वो थे कि जो कोई काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और लिख रहे हैं। दूसरे किस्म के राइटर ये हुआ करते थे कि जो
कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वो बड़ी एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो बेसिक के ऊपर चल रही है। बहुत मुश्किल से हालात हैं, लेकिन उन्हें कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, वो लिख रहे हैं। जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन वो लिख रहे हैं। हम्म। तो ये दो किस्म की राइटिंग थी। तो इस राइटिंग में आपको कहीं बाजार नहीं दिखाई देगी। बाजार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ तो हमें नौकरी के सपोर्ट है, तो हमें ये नहीं फिक्र है कि जी हमको पैसा मिलेगा लिखने से, है ना। दूसरी तरफ वो जो फाका मस्त किस्म के राइटर हैं, उनको भी ये फिक्र नहीं है कि यार हम पैसा मिलेगा तो हमारा जो है काम चलेगा, है ना। दोनों को लिखना है, तो दोनों को अपने अपने मेयार जो है वो कायम रखने हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड जो है बना के रखने हैं अपने आप को। नहीं, लिखना इसलिए है कि उनको राइटर के तौर के ऊपर अपने आप को मनवाना है, भाई हम राइटर हैं, तो वो लिखेंगे। लेकिन इसमें अगर आप मार्केट फैक्टर भी जोड़ दीजिए, तो फिर ये होगा कि कौन सी किताबें बिकेंगी, कैसी बिकेंगी, कितनी बिकेंगी, क्या होगा, कौन से अवार्ड्स। हमारे जमाने में अवार्ड्स के नाम के ऊपर शायद साहित्य अकेडमी का अवार्ड हुआ करता था, हम्म। जिसके बारे में आमतौर से लोग सोचते भी नहीं थे कि हमें कभी मिलेगा, है हम्म। ना। एक ही अवार्ड था। आज हिंदी में मेरे ख्याल से अगर नहीं तो कम से कम 50-60 लाख के या 1 करोड़ के अवार्ड हैं, है ना। हम्म। वो अवार्ड जो है वो कैसे, किसको, कहाँ, कब, सब आप जानते हैं। दूसरा ये है कि पब्लिशिंग में देखिएगा, आज हिंदी पब्लिशिंग का जो हाल है, तो वो पहले कभी नहीं था। मतलब हम्म। हजारों किताबें रोज के हिसाब से छपती हैं, हजारों किताबें रोज। कहीं मैंने पढ़ा था, पता नहीं कितने हजार किताबें रोज थे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने एक बड़े पब्लिशर से पूछा, मैंने कहा भाई सुना है मैंने कि तो उसने कहा कि ये 12,000 किताबें रोज तो हम छापते हैं, है ना। उफ, तो कहने का मतलब ये उफ। पब्लिशिंग में भी जो रिवोल्यूशन आया, है ना, तो उसने भी लिटरेचर के ऊपर असर डाला, हम्म। असर डाला। तो ये हालात हम्म। थे उस जमाने में और आज के। या हमारे जमाने में कोई नॉवेल अगर छपने वाला होता था, तो 3 महीने पहले ये खबर हो जाती थी कि साहब फलां शख्स का नॉवेल जो है छपने वाला है, आ रहा है, और हम इंतजार हम्म। करते थे कि वो आएगा। आज रोज रोज दसियों बीसियों किताबें आती हैं, पचासों किताबें आती हैं, और कितना ट्रैक करेगा, कितने का आदमी ख्याल कहाँ कहाँ देखेगा, क्या करेगा। तो बड़ा ही सूरत हाल जो है थोड़ी अलग हो गई। फिर ये कि हम्म। प्रमोशन, पहले कोई किताबों का प्रमोशन उस तरह का नहीं होता था जैसे अब है ना। अब बड़ा हम्म। जबरदस्त प्रमोशन है। अच्छा। हम्म। तो ये सारे सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिल करके अदब को, लिटरेचर को बदला है। मतलब हम्म। क्वांटिटी, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है ना। क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी अभी भी उतनी ही है जितनी क्वालिटी, मतलब पहले कम वॉल्यूम में जितनी क्वालिटी होती थी, उतनी ही क्वालिटी आज ज्यादा वॉल्यूम में है। ये समझ। हम्म। आपने अभी जिक्र किया इतनी तादाद में छपती हैं किताबें हर रोज। ये फिगर वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन अफजल साहब, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी कि अभी ऑथर्स तक उनकी रॉयल्टी नहीं पहुंचती और उनको उनका ड्यू नहीं मिलता? मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो आवाज उठाते हैं, लेकिन पब्लिशर्स उन तक उनकी रॉयल्टी नहीं पहुंचाते। वो कहते हैं रीडरशिप नहीं है, बिकी नहीं किताबें वगैरह वगैरह। अगर पढ़ा नहीं जा रहा है, रीडरशिप नहीं है, तो इतनी तादाद में किताबें छप क्यों रही हैं? देखिए, किताबों की जो बाजार है, हिंदी किताबों की, वो मुंबई नहीं है ना। वो हम्म। दिल्ली भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं। हम्म। वो आ, बिहार है, राजस्थान है, वो मध्य हम्म। प्रदेश है ना, वो हिमाचल है, हम्म। वो नेपाल है। नेपाल में अच्छा। बड़े पैमाने पर हिंदी पढ़ी जाती है, नेपाल ओके। है। अच्छा। ओके। तो वो थोड़ा सा, एक समझिए आपकी
कर्नाटका का एक हिस्सा है। और ये देखिए कि साउथ में अब हिंदी पढ़ने का रिवाज बढ़ रहा है। अच्छा। केरल वगैरह में हिंदी पढ़ने का रिवाज बढ़ रहा है वहाँ, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए वो किताबें जो है वो इन सारे जगहों पर फैलती हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सरकारी परचेज होती है, गवर्नमेंट परचेज होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करती है किताबें, हर स्टेट करती है किताबें परचेज करती है। उसके बाद लाइब्रेरीज की जो परचेज होती है, जैसे सेंट्रल परचेज होती है लाइब्रेरी के लिए, वो 20,000 कॉपियां 25,000 कॉपियां तक खरीदते हैं, है ना, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने अपनी जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ। तो इस तरह हम्म। से सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन वो हमें आपको बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अ, अभी तक जो है वो हिंदी पढ़ने वालों की तादाद जो है उतनी है नहीं। अब मैंने देखा पटना बुक फेयर में तो राइटर्स के लिए लाठीचार्ज हो जाता है। मतलब हम्म। राइटर्स को मिलने के लिए जो भीड़ आती है तो पुलिस हम्म। को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तो मैंने बिल्कुल। पहली बार देखा कि भाई देखिए यहाँ जो राइटर जो है उसकी पॉपुलैरिटी, उसका जो लोगों को उससे मिलने की चाह है वो वैसी है जैसे कि दूसरी जगह फिल्म स्टार से होती। रॉयल्टीज जो आती हैं ऑथर को उसकी उनकी किताबों की, क्या वो सही है? क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? देखिए ऐसा है कि जो पब्लिशर टू पब्लिशर फर्क पड़ता है ना सर। बहुत से पब्लिशर्स ऐसे हैं कि जो आपको किताबों का पूरा हिसाब, कितनी किताबें बिकी, कितना परसेंटेज है आपकी, उस हिसाब से वो पूरा का पूरा अकाउंट बना के भेजते हैं, अकाउंट बना के भेजते हैं और वो आपको मिलता है। अच्छा, अब ये था कि इसी के साथ मैं कहूँगा एडवांस की बात। आजकल हिंदी के बहुत से राइटर्स ऐसे हैं कि जो एडवांस रॉयल्टी के बगैर नहीं किताब देते हैं। हम्म। वो कहते हैं इतना अमाउंट तो हमको आप दे दीजिए अगेंस्ट दी एडवांस, मतलब एज एडवांस रॉयल्टी, उसके बाद बाकी जो होगा वो हम लेते रहेंगे स्टेटमेंट। तो इसमें देने वाले, रॉयल्टी देने वाले और न देने वाले दोनों शामिल। मतलब हिंदी में ऐसे पब्लिशर भी हैं कि जो ईमानदारी से देते हैं और ऐसे भी हैं कि जो नहीं भी देते, है ना, दोनों तरह के शामिल। तो सबको जनरलाइज करना मुश्किल है। सही है। असल साहब, आपका प्ले जैसे लाहौर नहीं देखा, इसको लिखते वक्त आपके इमोशंस और माइंडसेट क्या थे? क्या आपने तसव्वुर किया था कि ये प्ले इतना बड़ा हो जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि ये सब तो नहीं सोचा था, लेकिन आमतौर से होता क्या है कि जब राइटर कुछ लिख लेता है तो लिखने के बाद उसको लगता है कि अरे भाई वाह कुछ हुआ, कुछ किया, कुछ बात बनी। तो ये ड्रामा जब लिख लिया था मैंने तो मुझे हल्का सा लगता था कि हाँ कुछ बात जो है वो बनी है, बात कुछ बन रही है। तो बात का जो बनना है वो नजर आता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि वो, और इस सिलसिले में एक बात बताऊं आपको कि जब इसका पहला शो हुआ दिल्ली में तो कुछ सिख कम्युनिटी के लोग थे वो देख रहे थे। तो वो आए और उन्होंने कहा मुझसे कि देखिए न तो आपका एक्सपीरियंस पार्टीशन का है, ना हबीब तमीर साहब का है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिया, शायद अनजाने में कर दिया, जो हम्म। हमारे दिलों को छू गया। हाँ। तो मैंने कहा कि देखिए जो बड़े काम होते हैं वो शायद अनजाने में ही होते हैं। आप बेशक। जान के कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, जो ही मैं बड़ा काम करने जा रहा हूँ, है ना, हम्म। बड़े काम अनजाने में होते हैं। तो ये बिल्कुल। शायद अनजाने में हुआ। हम्म। और सब पार्टीशन पे बहुत कुछ लिखा गया, फिल्में भी बनी, लिटरेचर में भी हम बहुत कुछ कहानियां देखते हैं।
आपकी आपके इस प्ले, जैसे लाहौर नहीं देखा में इंसानियत को आपने बहुत फोरफ्रंट पे रखा है, ये नजरिया कहाँ से आया? क्या कोई लाइफ एक्सपीरियंस है आपका पार्टीशन का? जरा शेयर करें प्लीज। देखिए ऐसा है कि मतलब जो राइटर हैं वो कई सोर्सेस से उनके पास एक्सपीरियंस आता है। एक तो आता है डायरेक्ट सोर्स है कि भाई आपने देखा, आपने हम्म। उसको भुगता है। दूसरा सोर्स ये होता है कि आपने सुना, है ना। तीसरा सोर्स ये होता है कि आपने पढ़ा। तो ये सोर्सेज ऐसे होते हैं कि अगर एक सेंसिटिव आदमी है उसको आप कुछ सुनाएंगे भी, वो कुछ पढ़ेगा भी, तो वो उसको इस तरह से जज्ब करेगा कि वो उसको अपना एक्सपीरियंस बना देगा, अपना एक्सपीरियंस बना देगा। बड़ा एक्टर भी यही काम करता है। बड़ा एक्टर भी यही काम करता है कि किसी दूसरे कैरेक्टर को वो आत्मसात कर लेता है, वो ही बन जाता है ना। तो ये राइटिंग में भी होता है। तो इस किस्म के जो वाकयात लोगों ने मुझे सुनाए, मैंने कुछ पढ़े, मैंने कुछ देखे। जैसे फर्ज कीजिए कि वो सत्तू साहब की जो फिल्म है गरम हवा, उसमें किसी किस्म की बूढ़ी औरत का किरदार है ना, आपको याद होगा जी कि जी। वो जाना नहीं चाहती है। इसके बाद, बिल्कुल। हाँ, इसके बाद मैंने कुछ ऐसे किरदारों के बारे में पढ़ा भी, है ना। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई सब तैयार था लेकिन हमारे वालिद साहब ये कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा। वो अपने मकान में रहे और जब लोगों ने आग लगा दी, पीछे से मकान जलने लगा, उस वक्त वो निकले कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, है ना। आपने वो बड़ा हम्म। मशहूर नॉवेल है उदास नस्लें, हम्म। अब्दुल्ला हुसैन हम्म। को पढ़ा होगा। जी तो जी। उसमें एक जागीरदार जो है, जागीरदार वो यही कहता है कि मैं अपनी हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब मेरी रियाया, मेरे लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं। ये हम्म। मेरा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों को तो वो नहीं रोक सकता था। तो जब बेशक। बाहर से आए हुए लोगों ने आग लगाई, जलाया, तब वो फिर मजबूरी और बड़ी कश्मकुशी की हालत में बाहर निकला। तो हम्म। ये सारे हम्म। तजुर्बात होते हैं, ये सब मिल जाते हैं, तो वो एक कैरेक्टर बनता है। और फिर हम्म। उस कैरेक्टर के साथ आपको डायनामिक्स जोड़ना होती है। डायनामिक्स मतलब ये कि जो, अगर वो बूढ़ी औरत को लोग पसंद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो नापसंद करेंगे। तो जो नापसंद करने वालों का आपने कंसीव किया, तो हम्म। एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो हम्म। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ड्रामे को आगे बढ़ाता है। तो वो फिर दोनों हम्म। डायरेक्शंस में वो ड्रामा आगे बढ़ने लगा। ये प्रोसेस रहती है उसके बनने की। अजू साहब, आप प्रोफेसर भी रहे, आपने प्लेस भी लिखे, आप प्ले राइट हैं, आप स्क्रीन राइटर हैं। इन तीनों रोल्स में आपने सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किसे पाया? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो नॉवेल नॉवेल राइटिंग है, जब आप किसी नॉवेल को लिखते हैं और नॉवेल के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक जिंदगी की एक ऐसी एनालिसिस है, जो एनालिसिस आप इतनी गहराई में जाके करते हैं कि वहाँ आमतौर से लोग पहुंच नहीं पाते, या आप लोगों को वहां ले जाते हैं जहां वो जा नहीं पा रहे। और उसमें बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। नॉवेल जो है वो 50 साल 100 साल तक फैल सकता है। बहुत से किरदार होते हैं, इतने किरदार होते हैं कि हर किरदार को लेके चलना और उनका इंटरेक्शन तय करना आपस में, वो काफी दुश्वार काम होता है। और हर 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 किरदार को एक आइडेंटिटी देना, एक पहचान देना, एक किरदार देना, एक जबान देना, उसको एक मैनरिज्म देना, ये सारे के सारे काम जो नॉवेल में होते हैं। तो ये नॉवेल लिखना जो है वो दरअसल एक राइटर की पहचान मानी जाती है कि अगर किसी ने अच्छा नॉवेल लिखा है ना, और नॉवेल में वो सब कुछ है जो हम जिंदगी में आसानी से देख नहीं पाते। अगर हम हम्म। सब कुछ देख पाते हैं वही नॉवेल में है, तो वो अच्छी चीज नहीं है। ऐसा सही। कुछ सही। ऐसा है, ऐसी कुछ इन डेप्थ एनालिसिस है,
कुछ उसका अपना नजरिया कुछ ऐसा है कि जो कहते हैं कि ओरिजिनल है, जो मौलिक है, तभी वो रचना बड़ी मानी जाती हम्म। आजू साहब, महाबली के लिए आपको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अकबर और तुलसी को लिखना क्या क्या था आपके जहन में, आपने जब लिखा तो? है। देखिए, ऐसा है कि राम कथा को तो सभी पसंद करते हैं, बहुत जी। बड़े पैमाने पर अप्रिसिएशन है, फिल्मों से लेके ड्रामों से लेके सब होता है। तुलसीदास न होते तो राम कथा इतनी पॉपुलर न होती, क्योंकि राम कथा थी संस्कृत में, है ना, वाल्मीकि ने लिखी। उसको तुलसीदास जो है, राम कथा को तुलसीदास जो है वो लोगों तक ले गए, जन जन तक ले जाने का काम जो है तुलसीदास ने किया। तुलसीदास के इस कंट्रीब्यूशन को आमतौर से लोग नहीं जानते या वैल्यू नहीं करते, जो कि अपने जमाने में बहुत बड़ा काम था, राम कथा को इस्टेब्लिश करना, और वो भी बनारस में, जो शिव की नगरी कहलाती है। तो शिव की नगरी में राम को इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, वो भी मिडिल मिडिल एजेस, मध्यकाल, 16th सेंचुरी। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा ये था कि ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर लैंग्वेज का ताला लगा हुआ था। किस हम्म। लैंग्वेज का ताला था? संस्कृत का ताला था, नॉलेज के ऊपर। बहुत अच्छी बात। जी। उस संस्कृत के ताले को तुलसी ने तोड़ दिया, है ना। हम्म। तो हम्म। कितना बड़ा काम किया उसने कि साहब, जो नॉलेज के ऊपर जो ताला लगा था, हम्म। एक जबान का जो लोगों की मोनोपोली थी, उसको तोड़ दिया हम्म। उसने। बहुत बहुत बड़ा ये रिवोल्यूशनरी काम, समझे साहब, हम्म। छोटा काम नहीं है। जैसे आज ज्ञान के ऊपर अंग्रेजी का ताला लगा हुआ है, हम आप उसको नहीं तोड़ सकते, हम हम्म। नहीं तोड़ सकते। तो तुलसी ने हम्म। उसको तोड़ दिया। तीसरा जो काम किया है ना बहुत बड़ा, वो ये किया है कि जो स्टेट पावर है, स्टेट पावर से जो उनका रिलेशनशिप रहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उनके जमाने में अकबर जैसा सम्राट था, जो आर्ट का और शायरी का और कला का बहुत बहुत बड़ा प्रशंसक था, और जानता था राम कथा के बारे में, तुलसीदास के बारे में जानता था कि वो लिख रहे हैं। क्योंकि दो लोग ऐसे थे जो तुलसीदास के भी नजदीक थे और अकबर के दरबारी थे, अब्दुल रहीम खान खाना और जी। राजा टोडरमल, दो लोग। हम्म। तुलसीदास अगर चाहते तो बड़ी आसानी से दरबार में जा सकते, सारी हम्म। मुश्किलें आसान हो जाती। लेकिन हम्म। बनारस में अपनी मुखालफत और अपनी भुखमरी और अपना अपमान सहते हुए उन्होंने रामकथा को, रामचरितमानस को वहां लिखा, है ना। लोग उनके ऊपर हड्डियां फेंकते थे, उनकी झोपड़ी में आग लगाते थे, उनको कहते थे कि ये नीच जात का आदमी है ना। उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए, वो उसने सब बर्दाश्त किया और दरबार में नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि मैं अगर दरबार में जाऊंगा तो ये राम कथा लिख नहीं सकता। हम्म। अगर मैं दरबार में जाऊंगा तो मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं हूँ, है सर। हम्म। तो ये हम्म। कितना बड़ा काम था उस जमाने में, एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का, एक शायर का, है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बातें हैं, इसलिए मैंने वो ड्रामा जो है वो महाबली लिखा। बहुत अच्छा। आजम साहब, आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ट्रैवलिंग। आप ट्रैवलर हैं, आपने पूरी दुनिया घूमी है। आपने हिंदुस्तान के कोने कोने को जो है देखा है। और आपने सिर्फ घूमा ही नहीं है, आपने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं, आपने उसके ऊपर किताबें लिखी हैं। आप अपने इस शौक के बारे में बताइए, दुनिया को आपने कैसे देखा? मतलब आप मेरी सयाहत के बारे में जी जानना चाहते हैं? बिल्कुल। जी जी। देखिए, सयाहत के लिए मैं, एक लफ्ज है सोशल टूरिज्म। हम्म। तो एक ऐसा टूरिज्म जिसका मकसद सिर्फ इमारतों को देखना
मनाजिर को देखना नहीं है, बल्कि हम्म। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के समाज को, वहाँ की जिंदगी को, वहाँ की तारीख को, वहाँ के मौसम को, वहाँ के फलों फूलों को, वहाँ की कुदरत को आपको देखना समझना है। ये हम्म। सोशल टूरिज्म। तो मैं आमतौर से उन इलाकों में जाना पसंद करता हूँ जहाँ लोग एज ए टूरिस्ट नहीं जाते। जैसे वर्क कीजिए, आप हम्म। मुझसे कहिए कि लंदन जाना है, पेरिस जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, तो मुझे कोई मजा नहीं आएगा। मैं कहूँगा नहीं, हम्म। कोई मजा नहीं। लेकिन आप मुझसे कहें कि बुखारेस्ट जाना है, आप मुझसे कहें कि मान लीजिए कि ढाका जाना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कहूँ हाँ, जहाँ लोग टूरिस्ट के तौर पर नहीं जाते वहां मैं जाऊंगा तो मुझे जिंदगी मिलेगी, लोग मिलेंगे। टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर तो टूरिस्ट मिलते हैं। आप टूरिस्ट सीजन में जाइए, लंदन जाइए, तो आपको लंदन में लोग नहीं मिलेंगे, टूरिस्ट मिलेंगे। तो उनसे आपको क्या पता चलेगा कि कैसा शहर है, कौन लोग हैं, क्या है ना। तो उन शहरों में मैं गया हूँ और बड़े अच्छे तजुर्बात हुए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। तो वो तीन नहीं, चार किताबें हैं मेरी जो ट्रैवलॉग हैं। ईरान गया मैं, ईरान का ट्रैवलॉग है। उसके बाद सेंट्रल एशिया का है, वहाँ का। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप का है। फिर मैं मैक्सिको गया, जहाँ लोग, यहाँ का टूरिस्ट मैक्सिको नहीं जाता कोई, बहुत दूर भी है और बहुत डिफिकल्ट डेस्टिनेशन, वहाँ गया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में गया। हिंदुस्तान में ऐसी जगहों में जाना पसंद किया जहाँ आमतौर से लोग नहीं जाते। मिजोरम है, नागालैंड है, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब रहा भाई। एज अ सोशल टूरिस्ट आपने सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी जगह आपने पाई, आपने क्या देखा वहां, और उसके बारे में कुछ हमसे शेयर करें। तो यार अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें। जैसे मैं बताऊँ आपको कि मैं अंडमान निकोबार गया, पोर्ट ब्लेयर। बड़े पोर्ट हादसात भी ब्लेयर, आपके साथ हुए होंगे कभी। आपको जानी खतरा भी महसूस हुआ हो सकता है ऐसे में। हाँ। तो वहाँ गया, पोर्ट ब्लेयर गया। पोर्ट ब्लेयर लोग जाते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के हम्म। लिए। ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, फिर लौटा। समझा? मैं वहाँ 1 महीने रहा। ओ। तो लोग मुझसे पूछते थे कि अरे आप 1 महीने में यहाँ करेंगे क्या। तो मैंने कहा हम्म। देखिए क्या करते हैं सर। एक होटल में रहा शहर के अंदर, जबकि मेरा इंतजाम था एक सरकारी गेस्ट हाउस में, जो शहर के बाहर एक पहाड़ के ऊपर था, बड़ा खूबसूरत। वो छोड़ के मैं होटल में आ गया। और सामने एक चाय की दुकान थी, वहाँ एक चाय पी, दूसरे दिन चाय, फिर दूसरी चाय, शाम को, सुबह। आसपास जो लोग आते थे दुकानदार, उनसे जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। तो वो दोस्ती इतनी बढ़ी कि मुझे वहाँ शादी में जाने के इनविटेशन मिलने लगे कि बारात में चलिए, बारात जा रही है हमारे यहाँ पे, चलो भाई। अब बारात में आप जाएंगे तो क्या तजुर्बा होगा साहब, बहुत आप ओरिजिनल चीजें देखेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको हम ऐसी चीजें दिखाते हैं जो टूरिस्ट यहाँ देख नहीं पाता। तो हम्म। उन्होंने एक करेंसी नोट मुझे दिखाया। 10 रुपए का करेंसी नोट था, उसके ऊपर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ जापान और रुपीज ओह। 10। मैं कहा ये क्या भाई, गवर्नमेंट ऑफ जापान, रुपीज 10। उन्होंने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों ने जब यहाँ ऑक्युपाई कर लिया था पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान को, तो उन्होंने करेंसी चलाई थी। तो ओह। करेंसी यहाँ लोग रुपया ही जानते थे। तो 10 रुपए का नोट जो जापान की सरकार ने जारी किया। अब ऐसी चीज देखने के लिए किसी टूरिस्ट को तो मुश्किल से मिलेगी, नहीं बिल्कुल मिलेगी। सही। बिल्कुल बहुत ऐसी सही। बहुत सी चीजें, बहुत बहुत सी खूब, बहुत चीजें, खूब। बहुत सी कहानियां, बहुत से किस्से। बहुत खूब, बहुत खूब। अजहर साहब, आखिर में आपकी दो फिल्मों को डिस्कस करते हैं। गांधी गोडसे आपने लिखी।
उसके ऊपर कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि आपने गोडसे को बहुत बढ़ा दिया। आपका इसके ऊपर क्या नजरिया है? लिखते वक्त क्या चीजें जहन में थी आपके? देखिए, ये एक गोया लंबी गुफ्तगू है। और मुझे लगता है कि जो राज जी ने ये फिल्म बनाई है, ये अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये एक क्लासिक मानी जाएगी। फ्यूचर में ये क्लासिक मानी जाएगी। और अ, मतलब मैं किसी मुबालगे से काम नहीं ले रहा। जिस तरह से दो आंखें बारह हाथ फिल्म है, जो कि मानी जाती है कि लैंडमार्क है हिंदी सिनेमा में, ये फिल्म उसी तरह से एक लैंडमार्क मानी जाएगी। अभी नहीं, लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद क्यों मानी जाएगी, ये मैं आपको बहुत डिटेल से मैं बता सकता हूँ, है ना। जी। ये भी हो सकता है कि हम इसके ऊपर कभी और बात करें, क्योंकि अभी हम्म। बात जो है, ये इस सब्जेक्ट को अभी लोग समझ नहीं पाए, अभी समझे नहीं, है ना। जी। अभी समझे नहीं, और हालात ऐसे थे कि वो उनकी समझ में वो बात आई नहीं। जिस नजर से देखा जाना चाहिए, जो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए थी, वो थी नहीं, है ना। जी। हम्म। और अगर कभी आप इसे बात करेंगे तो बड़ी खुशी से बात करूंगा, बहुत डिटेल में। लेकिन अभी जो है वो। बिल्कुल, हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आखिर में आपकी, अभी आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, और ये फिल्म बड़ी चर्चा में है। जरा आप हमें इस फिल्म के बारे में बताएं, और ये फिल्म बनाने का क्या, क्यों ख्याल आपके जहन में आया? देखिए, मुंबई में 2 साल 3 साल या उससे पहले भी मेरा ताल्लुक रहा, मुजफ्फर अली के लिए जब लिखता था। जी। तो ये लगता रहा कि भाई कुछ आपको करना है इस मीडियम में, तो आपको बनाना चाहिए। सिर्फ लिखना हम्म। काफी नहीं, बनाना चाहिए। हम्म। या बनाने में आपका दखल होना चाहिए, कैसा बन रहा है। ऐसा ना हो हम्म। कि आप लिख दें और सारे काम डायरेक्टर कर रहा है। हम्म? आपकी मर्जी है वैसी, या आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है, लेकिन वो कर रहा है, ऐसा ना होना चाहिए। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी है, सरदार जी। तो इसके ऊपर ये फिल्म जो है बनी है। और कहानी का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आ, हर समाज में कुछ कम्युनिटीज के बारे में ये ऑब्सेशन हो जाता है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं कि अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे आए, वो बंगाली ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं। हम्म। ये उसके अगेंस्ट ये फिल्म है ना। ये फिल्म बताती है कि किसी कम्युनिटी के बारे में कोई आ, इस तरह का ख्याल करना कि वो ऐसे होते हैं, वो गलत है बुनियादी तौर पर। बल्कि ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, देखना, समझना है, खुद जानना चाहिए। तो ये फिल्म जो है बन के तैयार है। इसमें जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको लिया गया है, एनएसडी के ट्रेंड एक्टर हैं। कोई नामी हो बहुत, या उनका कोई बहुत बड़ा मार्केट हो, ऐसा नहीं ख्याल किया गया। और ये एक खास इलाके पर टारगेटेड है, यानी पंजाब में इसको रिलीज करेंगे। पंजाब की कहानी है एक तरह से। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के छोटे काम होने चाहिए। मुंबई में रह के बम्बैया किस्म का काम करना, वो बहुत मुश्किल काम है। बहुत खूब। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी फिल्म बंटवारा के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत जी। बहुत